हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है भारत की चुनौतियां। और ये जो चैप्टर है आपका कौन सी बुक है, आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का। तो देर न करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको क्वेश्चंस पर। और जो क्वेश्चन आप देखेंगे ये आपकी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, और कौन सा क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अध्याय 8 जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न देख रहे हैं आप, समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है तो क्या है? लोकतंत्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्या को कहते हैं तो लोकतंत्र की चुनौतियां कहते हैं। तो इसलिए आप बता सकते हैं क्योंकि आप इलेक्शन वगैरह देखते रहते हैं अपने समाज में, है यानी हम आसपास देखते रहते हैं। वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय है तो सूचना का अधिकार। अब लोकतंत्र का रखवाला किसे कहा जाता है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार बच्चों क्या होता है? इसमें आप किसी भी जानकारी को जो सरकारी विभाग के पास होती है, तो आप किसी भी जानकारी को इजिली आप ले सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सूचना का अधिकार बोलते हैं। अगला है नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण अफ्रीका से संबंध है किसका? नेल्सन मंडेला का। ये चैप्टर आपने किसमें पढ़ा होगा? इंग्लिश में भी पढ़ रखा होगा। अगला है निश्चित उत्तर प्रश्न, लोकतंत्र की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो लोकतंत्र व्यवस्थाओं का विस्तार करना पहली चुनौती, फिर है लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाना दूसरा क्या है? चुनौती है। फिर लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसकी डेफिनेशन हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव स्वयं करते हैं। क्लियर है? अगला चलते हैं, जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं? तो जन्म के पश्चात 1 वर्ष पूरा होने पर व्यक्ति की कुल संभावित आयु की गणना को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, विश्व के किन्हीं 3 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताएं। लोकतांत्रिक जैसे भारत है तो यानी भारत की तरह, और कहां पर इलेक्शन वगैरह होते हैं? तो अमेरिका, इंग्लैंड और भारत। इसके बाद है 5वां, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के विचार को क्या कहते हैं? तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के विचार को क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है। क्षेत्रीयवाद क्या है? तो क्षेत्रीयवाद उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत देश के किसी क्षेत्र के लोग भाषा, धर्म, जाति, भौगोलिक स्थिति अथवा सामाजिक व आर्थिक कारणों से अपने को अलग समझते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तराखंड कहां से निकला? उत्तर प्रदेश से। कब अलग हुआ है? 9 नवंबर सन 2000 में। ऐसा ही है ITI, सॉरी RTI, इसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। जो यहाँ की सूचना का अधिकार आपने देखा था, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सूचना का अधिकार। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसे कब लागू किया? 2005 में लागू किया गया। 1 नंबर का आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है इस बार कि RTI, ठीक है, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? तो आपका क्या आ जाएगा? 2005 में। फिर प्रश्न नंबर 8, भारत में गरीबी के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा है बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं, लोकतंत्र में वर्तमान शासकों को बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इजिली आप बता सकते हैं कि वो चुनाव होता है, लोग वोट देते हैं उसमें, तो शासकों को बदलने के लिए चुनाव प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, लोकतंत्र में लोगों को कितने प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं? तो लोकतंत्र में लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन की स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही? स्पष्ट कीजिए। तो क्या भूमिका रही? तो संविधान संशोधन क्रमशः पंचायती राज, देखो 73वां जो था वो था पंचायती राज से संबंधित, और 74वां जो था वो नगर निकाय संस्थानों की व्याख्या में मजबूती तथा सुधार से संबंधित है। यह संशोधन राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति के उपरांत अप्रैल 1993 में लागू हुए। यानी 73वां व 74वां संशोधन, संविधान संशोधन कब किया गया? 1993 में लागू किया गया। अगला जो प्रश्न है वो आपने देखना है, ये आप बना करके लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इस परिभाषा में आप क्या जोड़ना चाहेंगे? कोई 3 योग्यताएं बताइए। तो उसका आप यहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसको मैं PDF के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। आपको बस वही प्रिपेयर करने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम रहेगा तब आगे बाकी क्वेश्चन सिंपली PDF डाउनलोड करके इनको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ वो आप प्रिपेयर करिए, और मतलब वही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो आपका 4 नंबर का ये प्रश्न देख रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो पहली जो चुनौती है, ठीक है, वो क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विस्तार।
एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सुन लीजिए कि लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। तो पहला पॉइंट देख रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विस्तार। तो विश्व के 1/4 देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, यानी 1/4 देशों में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन सरकारों के गठन में जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विस्तार के लिए लोकतांत्रिक शासन के सभी बुनियादी सिद्धांतों को हर क्षेत्र में सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करने से संबंध चुनौतियां हैं। दूसरा है लोकतंत्र की मजबूरी। क्या मजबूरी है, पढ़ लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाना भी एक प्रमुख चुनौती है, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहारों को मजबूत बनाना शामिल है। दूसरे अर्थों में संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और शक्ति संपन्न करना है, जिससे कि जनता की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो सके, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर धनी और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। ठीक है। तीसरा है स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना। ठीक है, अधिकार संपन्न बनाना। तो इसका आप आराम से ऐसे पढ़ लीजिएगा। बाकी देखो और जो क्वेश्चन आपने देखना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पीडीएफ बना करके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां, तो ये आपने पढ़ ली है। भारत के 2 राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों के नाम बताने हैं। अभी चुनौतियां आपने ऊपर पढ़ ली है, बस हम 2 राष्ट्रीय और इनके नाम देख लेते हैं, क्षेत्रीय दलों के नाम, है ना। तो जो राष्ट्रीय दल है वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये भी हमने थोड़ी देर पहले क्या, पिछले चैप्टर में हमने देख लिया था इसको। 2 क्षेत्रीय दल थे, है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस बार आपके एग्जाम में, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है इससे, इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है। सांप्रदायिक आप लोग जानते होंगे, जाति और धर्म के आधार पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो यही आपकी क्या होती है, सांप्रदायिकता होती है। तो इसके बारे में आप बना करके बच्चों लिख दीजिए एग्जाम में। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सांप्रदायिकता से समाज का बहुलवाद कमजोर हो जाता है, संकीर्ण मानसिकता पनपने लगती है, इससे एक संप्रदाय दूसरे के विरुद्ध कार्य करने लगता है और लोकतांत्रिक स्वरूप नष्ट हो जाता है। सिंपल आप ले सकते हैं हिंदू मुसलमान, यानी हिंदू और मुसलमान में इतना मतलब लोगों का जहर भर दिया गया है कि लोग आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही बच्चों क्या कहलाती है, सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बच्चों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इस बार आपके एग्जाम में। उसके बाद है भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। तो एक धार्मिक संकीर्णता, जैसे कि मैंने आपको हिंदू मुस्लिम बता दिया। ठीक है, और क्या क्या कारण है उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। दोषपूर्ण नेतृत्व एवं राजनीतिक स्वार्थ। अब राजनीतिक स्वार्थ का मतलब क्या हो, जब भी आप देखते होंगे इलेक्शन आ गया तो उस समय जो भी इलेक्शन लड़ रहा होता है, अगर हिंदुओं के गांव में जाता है तो वो हिंदुओं के बारे में भलाई की बात करता है, मुस्लिमों में जा रहा है तो उनकी भलाई का काम करता है। तो ये क्या करते हैं, अपने वोट पाने के लिए राजनीतिक स्वार्थ इनका छिपा होता है उसके अंदर। फिर है मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, तो मतलब जहां पर कम लोग रहते हैं, मान लो एक जगह पर हिंदू कम है और पंजाबी कम है, तो वहां पर क्या भेदभाव होने लग जाता है। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। इसके बाद है आर्थिक एवं सामाजिक विषमता है। अब जो गरीब है हमेशा उसको कौन लोग कुचलते रहते हैं, जो जिनके पास पैसा ज्यादा है, जो लोग आर्थिक स्थिति से मजबूत है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कारक। तो अंतर्राष्ट्रीय कारक में भी देखो क्या होता है, कई देश होते हैं कि मतलब दूसरे देश को आर्थिक स्थिति खराब कर दे और वहां पर क्या कर दे, दंगे वगैरह करवा दे। तो बच्चों ये था एक आपका लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। तो 3 आपके हो गए लॉन्ग टाइप और 1-2 हो गए आपके कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो इतने ही क्वेश्चन बच्चों आपके चैप्टर नंबर 8 में है। आई होप बच्चों इस चैप्टर को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके साथ साथ बच्चों आपकी मैं अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में करा रहा हूँ, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपकी सामाजिक गणित हो या चाहे विज्ञान हो, सारे सब्जेक्ट की बच्चों प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो आई होप आप वो भी कर रहे होंगे कंटिन्यू। बाकी आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है, आई नो। तो बस ऐसे ही तैयारी करते जाइए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपकी जो पॉलिटिकल की बुक है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी करते हैं स्टार्ट। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।